अरे लगता है तुझे अभी तक समझ में नहीं आया है कि यह खेत अब मेरा है। तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। हरिया चुपचाप वहां से चला जाता है। श्यामपुर गांव में हरिया नाम का एक किसान अपने खेत में पहुंचा ही था कि तभी उसकी नजर दूसरे खेत पर बैठे हुए रामू पर पड़ी। हरिया तुरंत रामू के पास जाकर बोला, रामू क्या हो गया? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या कहूँ, इस बार भी मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब तो बीज खरीदने तक के लिए पैसे नहीं बचे हैं। अरे तुम चिंता मत करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि सेठ होशियार चंद से थोड़ा कर्ज ले लेता हूँ। जब अगली फसल अच्छी होगी तो उनका कर्ज चुका दूंगा। हरिया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे सेठ होशियार चंद का नाम सुनते ही अपने गांव के उजड़े चेहरे याद आने लगे। अरे क्या तुम पागल हो गए हो? तुम नहीं जानते सेठ होशियार चंद को? कितना लालची है। उसने न जाने कितनों की जमीनें छीनी हैं, कितनों को घर से बेघर कर दिया है। अरे तो मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मेरा बेटा है, पत्नी है और बूढ़ी माँ है। सबका पेट कैसे पालूं? देखो रामू, तुम कोई और उपाय सोचो, लेकिन मैं तुम्हें सेठ होशियार चंद के पास बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अब तुम मुझे ही देखो, मेरी जमीन आधी बंजर है और जो बाकी है वो कुछ उगाती नहीं। फिर भी मैंने कभी उस सेठ से मदद मांगी क्या? अरे हरिया, तो तुम मदद मांगोगे भी कैसे? तुम्हारी जमीन तो खुद कर्ज के लायक नहीं है। वैसे तुम्हारी सलाह ठीक है, पर क्या करूं? मुझे कोई और चारा तो नहीं दिखता। चलो मैं जाता हूं। इसके बाद रामू वहां से चला जाता है। हरिया उदास होकर अपने खेत में काम करने लग जाता है, लेकिन उसे रामू के कहे हुए बात का बहुत बुरा लगता है। इधर रामू सेठ होशियार चंद की हवेली पहुंच जाता है। सेठ जी, मेरी फसल सूख गई है। मेरे पास बीज खरीदने को भी पैसे नहीं है। मुझे थोड़ा सा कर्ज की जरूरत है। रामू, तुम मेरे कर्ज देने का तरीका जानते हो ना? अगर समय पर नहीं चुकाया तो ब्याज इतना बढ़ जाएगा कि खुद मुझसे भी हिसाब नहीं किया जाएगा। साफ साफ कहूं तो खेत मेरा हो जाएगा। ठीक है सेठ, मुझे मंजूर है। सेठ रामू को कुछ पैसे दे देता है और रामू उम्मीद लिए वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही वो गया, सेठ होशियार चंद की पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, अगर किसी दिन तुम्हारा भांडा फूट गया तो? अरे कौन सा भांडा? आधे किसानों की फसल तो तुमने खुद ही कीटनाशक डालकर बर्बाद कर दिया है, और जब किसान कर्ज मांगने आता है तो तुम उन पर भारी ब्याज लाद दिया करते हो और किसानों के खेत पर कब्जा कर लेते हो। मेरा भांडा कभी नहीं फूटेगा, और अगर फूट भी गया तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम जानती हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सेठ की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और उसकी पत्नी की आंखों में लालच की एक विकृत रोशनी। इधर हरिया जब घर लौटा तो उसके मन में रामू को लेकर चिंता की लहरें थीं। उसके घर के आंगन में उसकी पत्नी आशा बैठी हुई थी। हरिया अपनी पत्नी आशा को सारी घटना बताते हुए चिंतित स्वर में बोला, आशा ना जाने यह गांव वालों को हो क्या गया है। मैंने रामू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो बस एक ही रट लगाए बैठा था। मुझे सेठ जी से कर्ज लेना है, अभी तक जाकर ले लिया होगा। देखना आशा, उसका खेत भी अब उसके हाथ से चला जाएगा। ना जाने इस लालची सेठ का अंत कब होगा, कब गांव वालों को इससे मुक्ति मिलेगी। और फिर खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन जब हरिया की आंख खुली तो वह अपने घर में सेठ होशियार चंद और उसकी पत्नी को देखकर चौंक गया। अरे सेठ जी, आप इस गरीब के घर में, ये तो कोई चमत्कार लग रहा है। देखो हरिया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। सेठ जी, अब आप जैसे अमीरों को भला हम जैसे गरीबों से क्या ही काम हो सकता है। सुनो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि गांव की ज्यादातर जमीन अब एक तरह से मेरे नाम हो चुकी है। सिर्फ रामू की जमीन बची थी
और उसने भी मुझसे कर्ज ले लिया है। हाँ, मैंने उसे समझाया था कि आपसे कर्ज ना ले, लेकिन उसने वही गलती दोहराई। हाँ, मुझे सब मालूम है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम गांव के सबसे चतुर आदमी हो। आप घुमा फिरा कर बात मत कीजिए सेठ जी, सीधे मुद्दे पर आइए। हाँ, तो मुद्दे की बात यही है कि अब सिर्फ तुम्हारी जमीन बची है जिसे अब तक हम नहीं ले पाए हैं। हमें पता है कि तुम कभी हमसे कर्ज नहीं लोगे, इसलिए कब्जा भी नहीं कर पाएंगे और इसलिए हम तुम्हारी जमीन साक्षात खरीदना चाहते हैं। हरिया यह सुनकर अचंभित रह गया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं सेठ जी कि मेरा खेत आधा बंजर है, उसमें मैं कितना पसीना बहाकर फसल उगाता हूं, यह तो बस मैं ही जानता हूं। गांव के सभी किसान तो अचंभे में रहते हैं कि मैं बंजर जमीन पर फसल कैसे उगा लेता हूं। अब आप ये बताइए, उस जमीन का क्या करेंगे? कोई भी किसान उसमें हल नहीं चला पाएगा। अरे, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए कि मैं उसमें हल कैसे चलाऊंगा। मैं तुम्हें मुंह मांगे कीमत देने को तैयार हूं। अब बोलो। मुंह मांगी कीमत एक बंजर जमीन की? आखिर ऐसा क्या है उस जमीन में? अरे भाई, तुम आम खाओ, कुटलियों में मत उलझो। इतना सुनकर हरिया गहरी सोच में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद हरिया बोला, देखिए सेठ जी, मैं एक किसान हूं और मैं अपनी जमीन मुंह मांगे कीमत पर नहीं बेचूंगा, क्योंकि यह जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है। इतना सुनकर सेठ की पत्नी धीरे से सेठ के कान में बोली, मैंने आपसे कहा था ना, ये होशियार किसान है, ये कभी नहीं मानेगा। इधर हरिया की पत्नी आशा हरिया के कान में धीमी आवाज में कहती है, तुम जानते हो, सेठ होशियार चंद का पूरे गांव में दबदबा है। अगर उसने खेत पर कब्जा कर लिया तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो रकम सेठ दे रहा है उसे ले लो। वैसे भी तुम्हारा खेत तो आधा बंजर है। आशा, तुम सही कह रही हो, लेकिन चलो ठीक है। हरिया का मन नहीं मान रहा था, लेकिन आशा के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूं। हाँ, ये हुई ना बात। चलो फिर, तुम्हारे पिता का कर्जा माफ कर दिया और आज से तुम्हारा खेत भी मेरा हो गया। मेरे पिता का कर्ज? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे देखो, मैं समझाता हूँ। तुम्हारे पिता ने कई साल पहले हमसे कर्ज लिया था। उसे चुकाने से पहले ही वह मर गए। अब हमें तुम्हारी जमीन की जरूरत है और इसलिए हम कर्ज को ब्याज सहित माफ करते हैं। तो अब से तुम्हारा खेत हमारा हो गया। हरिया की आंखों में हैरानी थी। सेठ होशियार चंद और उसकी पत्नी दोनों हंसते हुए वहां से चले गए। हरिया अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, अरे ये तो सरासर लूट है, अन्याय है। अब क्या होगा? हे भगवान, मैंने सोचा था कि सेठ कुछ मदद करेगा। मैं चुप नहीं रह सकता आशा, मैं मुखिया से इस मामले पर चर्चा करूंगा। कुछ देर बाद हरिया मुखिया के पास चला जाता है और उसे सारी घटना बताते हुए कहता है, मुखिया जी, अब मुझे आपकी मदद चाहिए। सेठ होशियार चंद ने मेरे खेत पर जबरन कब्जा कर लिया है। अब भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? होशियार चंद का दबदबा दिन रात बढ़ता जा रहा है। अब यह गांव गरीब है, सब डरते हैं, तो करें क्या? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो कहिए। मुखिया जी सुनिए। मुखिया हरिया की बात का जवाब दिए बगैर वहां से चला गया। हरिया की आंखों में निराशा थी। इसके बाद हरिया आंखों में निराशा लिए हुए अपने घर चला जाता है। घर पर उसकी पत्नी आशा गहरी सोच में डूबते हुए हरिया से बोली, एक बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई। आखिर सेठ होशियार चंद ने तुम्हारा खेत क्यों लिया? वो खेत उसके काम का नहीं था और कोई भी किसान उस पर हल भी नहीं चला सकता। हाँ आशा, वैसे तो तुम्हारी बातों में सच्चाई है। कुछ तो ऐसा है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। हरिया का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वो समझ गया
कि कोई ना कोई तो रहस्य जरूर छुपा हुआ है। अगले दिन हरिया अपने खेत की ओर जाता है, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह से चौंक जाता है। सेठ होशियार चंद और उसकी पत्नी उसके खेत में खड़े थे। वो दोनों हरिया के खेत को घूरे जा रहे थे। बड़ी विचित्र बात है, आखिर ये दोनों पति पत्नी कड़ी धूप में मेरे खेत में क्या कर रहे हैं? तभी सेठ होशियार चंद की नजर हरिया पर पड़ती है और वो गुस्से से हरिया को बोलता है, अरे लगता है तुझे अभी तक समझ में नहीं आया है कि यह खेत अब मेरा है। तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। हरिया चुपचाप वहां से चला जाता है और जंगल की ओर मुड़ जाता है। इसके बाद वो जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूब जाता है। तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज सुनाई दी। तुम्हें पता नहीं है क्या कि जंगल में साधारण मनुष्यों का आना मना है? क्षमा कीजिए साधु महाराज, लगता है कि मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ। तुम तो बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। मनुष्य चिंता में ही वहां पहुंच जाता है जहां पर वह कभी जाने की सोच भी नहीं सकता। हरिया साधु को सारी घटना बताने लगता है। और इस तरह से साधु महाराज सेठ होशियार चंद ने मेरी भी जमीन पर कब्जा कर लिया। गांव में मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है। भगवान उसकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करना चाहता है। मेरी बात गौर से सुनो। सेठ होशियार चंद पर नजर रखो। तुम जल्द ही एक सच तक पहुंच जाओगे। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा साधु महाराज। सब समझ जाओगे बच्चा। बस सेठ होशियार चंद पर नजर रखो। वो बड़ा ही रहस्यमयी व्यक्ति है। तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। हरिया अपने मन में कई सवाल लिए हुए अपने घर चला जाता है और सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। अगर साधु महाराज ने कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। और वैसे भी तुम जिस जंगल के हिस्से में गलती से पहुंच गए थे, वहां पर मैंने सुना है कि साधु संत तपस्या करते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आशा मैं आज रात से ही सेठ होशियार चंद पर नजर रखूंगा। रात की निस्तब्धता में हरिया अकेला हवेली की ओर बढ़ता जा रहा था। उसके मन में सवालों की आंधी थी। कुछ तो ऐसा था जो दिख नहीं रहा था, लेकिन घट रहा था। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसकी नज़र मुख्य द्वार पर पड़ी। वहां सेठ होशियार चंद अपनी पत्नी के साथ लालटेन लिए निकलते हुए दिखाई देता है। वो दोनों धीमी आवाज में बातें करते हुए बाहर जा रहे थे। गांव वाले सब सो चुके हैं। अब हमें हरिया के खेत की ओर चलना चाहिए। आराम से, धीरे धीरे चलो। सही कहा। जब हम दोनों खेत में खड़े थे तभी वह हरिया आ गया था। अच्छा हुआ तुमने उसे भगा दिया, वरना वह 10 तरह के सवाल करता। हरिया ने सांस रोक ली और दबे पांव उनकी बातें सुनता रहा। तभी अचानक उसका ध्यान एक विचित्र बात की ओर गया। हवेली का मुख्य द्वार हमेशा एक चौकीदार की निगरानी में रहता था, लेकिन आज वहां कोई नहीं था। ना कोई सेवक, ना कोई आहट। हवेली भीतर से पूरी तरह सुनी लग रही थी और सेठ इतनी जल्दी में था कि हवेली का दरवाजा बंद करना तक भूल गया था। इतनी बड़ी हवेली और अंदर ऐसा सन्नाटा, यह तो कोई संयोग नहीं हो सकता। हरिया दबे पांव हवेली के भीतर घुस जाता है। हर कदम पर फर्श की लकड़ी करकरा रही थी, जैसे हवेली खुद उसकी मौजूदगी दर्ज कर रही हो। तभी उसके कानों में एक लड़के की आवाज सुनाई देती है। ओह बचाओ, कोई है क्या? बचाओ, ये आवाज तो किसी कैदी की पीड़ा की है। हरिया उस आवाज की दिशा को पहचानता है और आगे बढ़ जाता है। वहां एक कमरा था जिसकी कुंडी बाहर से लगी हुई थी। आवाज उसी कमरे से आ रही थी। उसने बिना शोर किए कुंडी खोली और भीतर झांका। कमरे में एक 14 वर्षीय बालक कुर्सी से बंधा था और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। हे भगवान, ये कौन है? हरिया ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसके मुंह से कपड़ा हटाया और रस्सियां खोली।
लड़का बुरी तरह थका हुआ और डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में राजसी तेज था। कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ बांधकर क्यों रखा गया है? मेरा नाम आदित्य है। मैं राजकुमार आदित्य हूँ, राजा विक्रम का पुत्र। हरिया का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी भूले इतिहास का पन्ना अचानक सामने आ गया हो। क्या राजकुमार, लेकिन आप यहाँ कैसे? 4 साल पहले मेरा अपहरण हुआ था। जब मुझे होश आया तो मैं इस जगह पर बंधा हुआ था और मेरे सामने एक मोटा आदमी खड़ा था जो मुझसे एक रहस्य जानना चाहता था। रहस्य? कौन सा रहस्य? राजकुमार आदित्य सारी घटना बताते हुए बोला। इस गांव में एक खेत है जिसके नीचे सोने का पत्थर दबा हुआ है। ऐसा पत्थर जो किसी भी वस्तु को छुए तो उसे सोने में बदल देती है। वो उस आदमी को किसी तरह से इस रहस्य का पता चल गया और 4 साल से वो मुझसे वही पूछ रहा है, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं जानता था कि जैसे ही मैं सच्चाई बताऊंगा वो मुझे मार देगा। हरिया गहरी सोच में डूब जाता है। उसके चेहरे पर चिंता और आश्चर्य दोनों एक साथ उभर आती है। अच्छा, तो सेठ होशियार चंद ने कल इसीलिए मेरे खेत पर कब्जा कर लिया, और वो भी वो खेत जो बंजर है। हाँ, परसों ही उसने मुझे बहुत मारा था। मैं दर्द से करकरा रहा था और तब मैंने केवल इतना ही कहा कि पत्थर उस खेत में दबी है जो आधा बंजर है और आधा हरा भरा। मैंने पूरी सच्चाई नहीं बताई क्योंकि मेरी एक ही उम्मीद थी कि शायद कोई मुझे ढूंढ ले। हरिया की आंखें फैल गईं। अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। इसीलिए उसने मेरे खेत को चुना, लेकिन वो खेत इतना बड़ा है, सेठ को पता कैसे चलेगा कि पत्थर कहाँ है? मैं जानता हूँ कि पत्थर कहाँ है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों? क्या भरोसा कि तुम भी सेठ की तरह निकलो, पत्थर के लिए मुझे भी धोखा दे दो। क्या पता तुम सेठ के ही आदमी हो। हरिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और आदित्य की आंखों में देखकर बोला, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पे आया था। आज रात ही मैं तुम्हारे पिता राजा विक्रम से मिलने जाऊंगा और मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? आदित्य ने पहली बार हल्का सा सिर हिलाया। हरिया ने फिर से उसे उसी स्थिति में बांधा ताकि किसी को शक ना हो। फिर कुंडी लगाकर बाहर निकल गया। हवेली अभी वैसी ही शांत थी, लेकिन हरिया जान चुका था कि यह सन्नाटा असली नहीं था। यह किसी बड़े षड्यंत्र की नींव थी। इसके बाद हरिया सीधे राजमहल चला जाता है। वहां द्वार पर खड़ा एक सैनिक उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? रात के समय कोई भी महल में प्रवेश नहीं कर सकता। अरे भाई, मुझे महाराज से मिलना अत्यंत आवश्यक है। मैं उनके 4 वर्ष पूर्व लापता हुए पुत्र के विषय में जानता हूँ, जाकर कहो। सैनिक चौंक गया। उसने बिना विलंब किए हरिया को राजकक्ष तक ले जाता है, जहाँ राजा विक्रम सिंह रानी सौम्या के साथ विराजमान थे। कौन है यह युवक और तुम इसे मेरे कक्ष में क्यों ले आए? महाराज, यह व्यक्ति कहता है कि इसे राजकुमार आदित्य के बारे में जानकारी है। क्या तुम्हें वास्तव में पता है मेरा पुत्र कहाँ है? क्या तुम सच बोल रहे हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। महाराज, मैं सच कह रहा हूं, लेकिन मैं यह सब इनाम के लिए नहीं कर रहा। एक पुत्र वर्षों से अपने माता पिता के प्रेम से वंचित रहा है, एक कैदी के रूप में बंद है। मैं केवल यह इंसानियत के कारण कर रहा हूं। हरिया ने उन्हें सारी घटना विस्तार से बता दी। सुनकर रानी की आंखें भर आईं और राजा की मुट्ठियां कस गईं। सैनिकों, चलो, सेठ होशियार चंद की हवेली में चलना है अभी। कुछ ही समय बाद राजा, रानी, हरिया और सैनिक सेठ होशियार चंद की हवेली के बाहर थे। सेठ अपनी पत्नी के साथ हरिया के खेत से आया। जब उसने राजा को अपने द्वार पर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सेठ, इतनी रात गए, कहाँ से लौट रहे हो?
सेठ होशियार चंद घबराया हुआ था। इतना बोलकर राजा विक्रम सिंह सैनिक से बोला, सुनो, हरिया के साथ भीतर जाओ और राजकुमार को बाहर लेकर आओ। कुछ ही पलों में हरिया राजकुमार आदित्य के साथ बाहर आ गया। राजकुमार दौड़कर अपने पिता से लिपट गया और रोते हुए सारी व्यथा सुना दी। राजा का क्रोध अब चरम सीमा पर था। सेठ होशियार चंद, तुमने मेरे पुत्र का अपहरण किया। अब तुम्हारी सजा होगी मृत्यु। मैं तुम्हें अभी समाप्त कर दूंगा। रुकिए महाराज, क्षमा कीजिएगा। एक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। राजकुमार ने मुझे बताया कि वह एक ऐसे रहस्य को जानता था जिसे केवल आप, रानी और मंत्री जानते थे, और मंत्री तो मर चुका है, तो यह रहस्य सेठ होशियार चंद को कैसे पता चला? राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने सेठ की ओर घूरते हुए देखा और कहा, उत्तर दो, तुम्हें कैसे पता चला? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मंत्री सूर्य सिंह मेरा मित्र था। उसी ने बताया था कि राजकुमार एक सोने के पत्थर के रहस्य को जानता है। उसने योजना बनाई कि मैं राजकुमार का अपहरण कर लूंगा। वो स्वयं तलवार का झूठा वार करके नदी में कूद गया। उसे तैरना आता था। इसके बाद सभी लोग मान लिए कि वह मर गया, जबकि हम दोनों उस पत्थर को प्राप्त करके सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाएंगे। यही योजना थी। क्या तुम जानते हो कि सूर्य सिंह अब कहाँ है? वो मेरी हवेली के गुप्त कक्ष में रहता है। बहुत गहरी नींद में सोता है। अभी भी सो रहा होगा। सैनिक, जाओ, उसे भी पकड़कर बाहर ले आओ। कुछ ही देर में सूर्य सिंह को लाया गया। मंत्री सूर्य सिंह, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। महाराज, मुझे क्षमा करे। मैं लालच में अंधा हो गया था। तुमने तो मुझसे विश्वासघात किया। तुम्हारी सजा तो निश्चित है। राजा ने सूर्य सिंह, सेठ और उसकी पत्नी को बंदी बनाकर कारागार भेज दिया। इसके बाद राजकुमार आदित्य से सोने के पत्थर का पता पूछा और हरिया के साथ वहां पहुंच गए। पिताजी, यही वो स्थान है जहाँ पत्थर छुपा है। हरिया मिट्टी हटाता है, जिसके बाद एक चमकती हुई पत्थर निकल आती है। अब यह पत्थर तुम्हारा है। तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई। यह पत्थर तुम्हारी ईमानदारी और साहस के सामने कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है तुम इसका उपयोग न सिर्फ अपने गरीबी दूर करने के लिए करोगे, बल्कि लोगों की सहायता के लिए भी करोगे। सही कहा ना मैंने? अवश्य महाराज। वैसे मुझे धन नहीं, संतोष चाहिए था, और वो आज मिल गया। इसके बाद राजा अपने पुत्र और रानी के साथ महल लौट गया। कुछ समय बाद हरिया अमीर हो गया। गांव वालों को लालची सेठ से मुक्ति मिल गई। लालची सेठ और हरिया की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए मिनी जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।